गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछली तासिका में हमने देखा कि लघु कथाओं में लेखिका जो थी वह हमें अन्न के महत्व को उन्होंने हमें बताया और दूसरी लघु कथा में शिक्षा का महत्व उन्होंने हमें बताया। अभी हमें देखना है कि हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी भूमिका कैसी होनी चाहिए और हम इस भारत देश के नागरिक हैं, यह हमारे मन में हमेशा बसना चाहिए। तो वह हमें 15 अगस्त इस कविता के द्वारा गिरजे कुमार माथुर जी हमें बताना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो हम देखते हैं गिरजा कुमार माथुर जी की इस कविता को। तो देखिए, हम पहले देखते हैं कवि का परिचय। गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। आरंभिक शिक्षा यानी ग्रेजुएशन तक की, वह सारी शिक्षा उनकी झांसी में हुई और स्नातकोत्तर यानी उनकी जो मास्टर डिग्री है वह लखनऊ में हुई। अभी आपको एक वाक्य में साहित्य के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ऐसे सवाल आते हैं कि गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ और उनकी स्नातकोत्तर शिक्षा कहाँ पर पूर्ण हुई। तो उसका उत्तर आपको इस तरह लिखना है। आपने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचनाधिकारी का पदभार भी संभाला। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देते हैं। माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुई। अभी उनके इस काव्य में और उनके पूरे ही साहित्य में हमें राष्ट्रीयता को उन्होंने जागरूक करते हुए हमें राष्ट्रीयता को हमें कैसे संभालना चाहिए, उसको किस तरह से हमें सुरक्षित रखना चाहिए, उसकी चेतना हमारे अंतर्गत जागरूक करने की कोशिश कवि ने उनके हर साहित्य के द्वारा की हुई है। प्रमुख कृतियाँ उनकी कौन सी है? मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, यह उनका काव्य संग्रह है। काव्य का प्रकार देखिए अभी कौन सा है जो हमारे सामने उन्होंने रखा हुआ है। 15 अगस्त यह जो कविता हमारे सामने है वह किस प्रकार की है? यह गीत विधा है जिसमें एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं ना गीत कैसे होता है, हर पद के बाद उसका ध्रुव पद गाया जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी मुखड़ा यानी ध्रुव पद है और उसके अंतर्गत 2-3 और जो परिच्छेद रहते हैं या फिर पंक्तियाँ रहती है, वह पंक्तियाँ यानी अंतरा होता है और फिर एक एक अंतरे के बाद उन पद्य पंक्तियों के समूह के बाद फिर से एक मुखड़ा गाया जाता है। तो एक मुखड़ा और 2-3 अंतरे होते हैं। इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग कराता है। उन्होंने जो बिंब प्रतिबिंब होता है, जो प्रतीक होते हैं, उपमा दी जाती है, तो उसका प्रयोग भी कवि ने इस कविता के अंतर्गत किया हुआ है। तार सप्तक के कवियों में तार सप्तक यानी हिंदी साहित्य के अंतर्गत 7 कवियों का एक समूह है, उस समूह को तार सप्तक कहते हैं। तो उनमें कौन कौन से कवि हैं? तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल
और रामविलास शर्मा। इन सातों कवियों का बहुत बड़ा योगदान और महत्वपूर्ण स्थान तार सप्तक में है। काव्य का परिचय देखिए। अभी प्रस्तुत गीत में जो कविता हमें बताई है कवि ने, प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा था। जब हमें स्वतंत्रता प्राप्ति मिली तब हमारे पूरे भारतीय व्यक्तियों के बीच बहुत ही उत्साह भरा वातावरण था, बहुत ही आनंदित सब लोग थे। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों तरफ चल रहा था। विदेशी अंग्रेजों से लड़कर जब हम स्वतंत्र हुए हैं तो स्वतंत्र होने के बाद अंग्रेज हमारे देश से निकल गए बाहर, तब चारों ओर बहुत ही उल्लास और आनंद छाया हुआ था। मुक्ति का आस्वाद सब लोग ले रहे थे। इस नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। कवि क्या कह रहे हैं कि यह उल्लास, आनंद मनाना, उसे संग्रहित करना या उसे दुगुना करना, यह तो हमारा काम है ही, लेकिन जो स्वतंत्रता प्राप्ति हमें मिली हुई है उस स्वतंत्रता प्राप्ति को हमें देशवासियों की जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है तथा सैनिकों का भी कर्तव्य है कि उन्हें हमारा देश इसी तरह हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र यदि रखना है तो हमें जागरूक रहना पड़ेगा। हर शत्रु से लड़ने की क्षमता हमारे अंतर्गत हमें लानी होगी। किसी भी प्रकार की अवहेलना या दुर्लक्षित हमारी ओर से नहीं होना चाहिए। तो सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आंच न आने पाए। हमारा एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य हमेशा होना चाहिए भारतवासियों का कि फिर से हमारा भारत देश पारतंत्र में ना चला जाए, वह हमारी भारत भूमि हमेशा हमेशा स्वतंत्र रहे। इसलिए हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। फिर से हमें पारतंत्र में नहीं जाना है। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आंच न आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। लेखक कवि हमें जागरूक कर रहे हैं कि आप स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई है तो खुशियां मना रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन दुर्लक्ष्य मत करो, क्योंकि अभी तक अंग्रेजों का, दुश्मनों का पूरा साया जो है वह हमारे देश पर से मिटा नहीं है। आज भी उनकी छाया हमारे भारत देश के ऊपर कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में छाई हुई है। तो आपको डट कर रहना है। जब शोषित, पीड़ित और मृतप्राय समाज का पुनरुत्थान होगा तभी सही मायने में भारत आज़ाद कहलाएगा। कवि ने हमें और एक जागरूक करने की कोशिश की है एक बार फिर से। जब शोषित, हमारे यहाँ पर शोषण अधिक होता है भारत देश में, पीड़ित जनता आज भी है, अन्याय अत्याचार से लोग झगड़ रहे हैं, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार सभी दूर छाया हुआ है, तो हम शोषित भी है, पीड़ित भी है और मृतप्राय है, मरने के लिए हम खड़े हैं। समाज का पुनरुत्थान होगा तभी सही मायने में भारत आज़ाद कहलाएगा। जब हम किसी का शोषण नहीं होने देंगे, किसी पर भी अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, तब हमारा देश पूरी तरह से सही मायने में आज़ाद कहलाएगा। तो देखिए, हम देखते हैं हमारी कविता कैसी है। कविता बहुत ही सुंदर है, आसान से और छोटे से शब्द है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है। तो देखिए, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना,
खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। क्या कहा है कवि ने, देखिए, आज जीत की रात है, आज तुम खुशियाँ मना लो, आज हम स्वतंत्र हुए हैं और हमारे स्वतंत्र भारत देश की आज की स्वतंत्र सांस लेने की पहली रात है। लेकिन पहरुए, पहरुए यानी सैनिक, पहरेदार, हमारे पहरेदार को कवि कह रहे कि तुम्हें सावधान रहना है। हे सैनिक, तुम्हें सोना नहीं है, आज आज़ादी की पहली रात है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना है। आँख भी पलक झपकने नहीं देना है। खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। कवि का कहना है कि देशवासियों, यह हमारी विजय की पहली रात है। आज से देश की सभी तरह की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा है। हमारे भारत देश को स्वतंत्रता प्राप्ति मिल चुकी है, इसलिए उसका पूरी तरह से संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी बन गई है, हमारा उत्तरदायित्व बन गया है। तो हमें उस निश्चल दीपक की भांति, जो विपरीत समय में भी अपनी रोशनी से अंधकार को ललकारता रहता है, ललकारता है ना। जब घर में लाइट, बिजली चली जाती है तो माँ दिया जलाती है, उस दिए से क्या होता है, अंधेरा पूरी तरह से मिट जाता है और हम अपने काम में लग जाते हैं। तो वही बात कही है कवि ने यहाँ पर कि हमें उस निश्चल दीपक की भांति, जो विपरीत समय में भी लगाया जाता है, दुख का, संकट का समय आता है तो भी दिया जलाया जाता है और रोशनी की जाती है, अंधेरा दूर किया जाता है, समस्या संकट दूर किए जाते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि जो विपरीत समय में भी अपनी रोशनी से अंधकार को ललकारता रहता है, अपने देश पर आने वाली सभी समस्याओं को दूर भगा देना है। जो भी संकट, जो भी समस्या आएगी हमारे देश पर, उन सभी समस्याओं को हमें दूर भगाना है। यह जिम्मेदारी किसकी है? हम देशवासियों की है। इसलिए आज जीत की पहली रात है, पहरेदार तुम सावधान रहना। यह सिर्फ पहरेदार ही नहीं, तो देश के प्रत्येक नागरिक को कवि ने यहाँ पर जागरूक और सावधान रहने का संदेश दिया हुआ है कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे भारत देश को हमें संभालना है, पूरी तरह से स्वतंत्र करना है, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार से उसे मुक्ति दिलानी है। तो यहाँ पर आज जीत की रात है, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना, दीपक के समान जलते रहना है, झपकना नहीं है या बूझना भी नहीं है, हमेशा अपनी रोशनी बनाए रखनी है। ऐसा कवि ने हमें यहाँ पर संदेश दिया है कि अपने देश पर आने वाली सभी समस्याओं को हमें क्या करना है, दूर भगाना है। पहरुए यानी पहरेदार। अभी आगे देखिए, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर, अभी शेष है पूरी होना, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर, ले युग के पतवार बने अंबुधि महान रहना, पहरुए सावधान रहना। अभी कवि ने इस पूरे चरण में हमें क्या बताया हुआ है, देखिए, स्वर्ग, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का। नए स्वर्ग का यानी हमारा ये जो भारत देश को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है और हम इस खुली आकाश में, खुले आसमान के नीचे अपनी स्वतंत्र भूमि पर हम सांस ले रहे हैं, यानी वह एक प्रकार से हमारा स्वर्ग है। आज हम स्वर्ग में हैं, ऐसा कवि को महसूस हुआ है। तो देखिए, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। अभी कवि ने कहा है कि कविता में प्रथम स्वर्ग का तात्पर्य है पहला लक्ष्य, अपनी पहली प्राप्ति।
हमें हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्दिष्ट हमेशा सही और सही होना चाहिए। लक्ष्य से हमें कभी भी हटना नहीं है, उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। प्राप्ति है जिसे हमने सामूहिक प्रयास से प्राप्त किया है। हमने इस भारत भूमि को स्वतंत्र किया है, लेकिन वह किसी अकेले व्यक्ति के द्वारा स्वतंत्र हुई है क्या हमारी भूमि? तो नहीं, यह सामूहिक प्रयास से हुई है। उसको बहुत सारे असंख्य लोगों ने अपना खून बहाया है, खून पसीना एक किया है और हमारे देश को सामूहिक कार्य करके स्वतंत्र किया है। तो सामूहिक प्रयास से उसे प्राप्त किया है। कवि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शेष कार्यों की ओर संकेत करते हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि इस जन्मंथन में उठ आई पहली रतन हिलोर, अब शेष है पूरी होना, अभी जो कुछ बाकी है उसकी ओर कवि संकेत कर रहे हैं कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई है। हम खुली हवा के नीचे स्वर्ग की हमें भासित हो रहा है कि हमारे पृथ्वी पर ही, हमारे धरती पर ही स्वर्ग उतर कर आया है। तो हमारा पहली सीढ़ी जो होगी, पहला चरण जो हमारा होगा, उसका तात्पर्य है कि अपनी लक्ष्य को कभी भी दूर नहीं हटाना है। हमारे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हमारा ध्यान होना जरूरी है। लक्ष्य की प्राप्ति यानी हमारे भारत देश को जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है उसको संभालने की जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है, उस जिम्मेदारी को हमें भली भांति निभाना है। इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। अभी कवि ने यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि अभी हमारे कुछ काम शेष है यानी बाकी है, पूरे नहीं हुए हैं। सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है इसलिए सारे काम पूरे हो गए हैं, ऐसा नहीं है। तो कुछ अभी काम हमारे बाकी है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के, उन्हें हमें पूरा करना है, उसकी ओर हमें ध्यान देना है। शेष यानी बाकी रहे हुए काम। पहली रतन हिलोर यानी क्या करना है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो शेष कार्य है उनकी ओर हमें संकेत करना है और हमारे इस भारत देश को स्वतंत्रता कैसे संभालनी है वह हमें उन्हें समझाना है, सिखाना है। उसका महत्व उनके दिलो दिमाग में, रग रग में, खून में हमेशा दौड़ना चाहिए। तो सामूहिक प्रयास से हमें प्राप्त हुई है यह स्वतंत्रता प्राप्ति। कवि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शेष कार्य की ओर संकेत करते हैं। हमारे सामने अनेक लक्ष्य शेष है। कवि ने यहाँ पर हमें सतर्क किया है, जानने की कोशिश की है और हमें उन्होंने हमारा कर्तव्य पूरा करने की, एक ध्यान केंद्रित करने की बात यहाँ पर बताई है कि हमारे सामने अनेक लक्ष्य शेष है, हमारे बहुत सारे काम अधूरे हैं। कौन कौन से काम अधूरे हैं? तो देशवासियों ने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा को बहुत लंबे समय तक सहन किया है ना। हमारा देश पारतंत्र में था, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत ही अन्याय, अत्याचार, जुल्म किए हैं, बहुत परेशान हमें किया हुआ है। इसलिए कवि ने हमें बताया हुआ है कि हमारे बहुत सारे काम बाकी जो है उसमें हमारे देशवासियों ने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ित उनका शोषण किया है अंग्रेज़ों ने, और उस शोषण से थोड़े समय का नहीं तो बहुत लंबे समय तक यह शोषण चलता रहा था। और उस शोषण में हमारी भारतीय जनता बहुत ही कमज़ोर हो गई है। ताकत ख़त्म नहीं हुई है लेकिन थकान महसूस हो रही है। हमेशा हमेशा दब कर रहना, अंग्रेज़ों का साया सर पर मंडराना। इसलिए
वह खुली हवा में सांस भी नहीं ले पा रहे थे। इसलिए कवि ने हमें कहा है कि पीड़ा को बहुत लंबे समय तक हमारे देशवासियों ने सहा है। देश अपने अपमान को कभी भूला नहीं पाया है, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। अभी तक हम लोगों के ऊपर से दुख का साया मिटा हुआ नहीं है। अभी भी सावली कौर यानी अभी भी काली छाया हमारे भारत देश के ऊपर मंडरा रही है। फिर से हमें कैसे वह काबिज करेंगे, इस सोच में बहुत सारे देश लगे हुए हैं। ले युग की पतवार, बने अंबुधि महान रहना, पहरुए सावधान रहना। देश अपने अपमान को कभी भूला नहीं पाया है, इसलिए आज़ादी के बाद हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। कवि ने हमें क्या कहा है कि अब हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। हमें समुद्र की भांति मन में गहराई और विशालता रखनी होगी। क्या कहा है कवि ने? हमारा मन कैसा होना चाहिए? अभी समुद्र की भांति महान और गहराई और विशालता रहनी होगी, क्योंकि हमें सब कुछ सहन करते करते ही आगे जाना है। हमारी स्वतंत्रता को हमें अबाधित रखना है, तो हमें समुद्र की भांति हमारा मन बहुत बड़ा विशाल बनाना है। गहराई और विशालता हमारे मन में हमें रखनी है। हमें पहले से भी और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। कवि ने इस पद में हमें वही बात बताई है कि स्वतंत्रता प्राप्ति मिल गई है, यह हमारा पहला चरण है, लेकिन हमारी मंजिल अभी ख़त्म नहीं हुई है। हमारी मंजिल तक हम नहीं पहुँचे हैं। हमारी मंजिल तक हम कब पहुँचेंगे? जब अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार सब कुछ हमारे देश से निकल जाएगा और अंग्रेज़ भी हमारे देश से जब निकल जाएंगे और हम हमेशा हमेशा सतर्क रहेंगे, तब हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ है ऐसे हम मानेंगे। लेकिन यह सब कुछ अच्छी तरह से चलने के लिए हमें सतर्क रहना ज़रूरी है। हमें थोड़ी सी भी हलगर्जी नहीं करनी है, क्योंकि नहीं तो वापस हमारा देश पारतंत्र में चला जाएगा और अब वही बात हमें दोबारा नहीं होने देनी है। यह कवि ने इस पद के द्वारा हमें समझाया है कि हमारी वासियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। स्वतंत्र भारत को हमेशा हमेशा स्वतंत्र रखना, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार को, अंधश्रद्धाओं को देश से मिटाना और अंग्रेज़ों का काला छाया भी हमारे देश से मिटाना। इसलिए हमें हमेशा सतर्क और अलर्ट रहना है। यह कवि ने इस पद के द्वारा हमें समझाया हुआ है। नेक्स्ट पद देखिए। अभी विषय श्रृंखला टूटी है, विषय श्रृंखला टूटी है, खुली समस्त दिशाएं हैं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं हैं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु, तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। अभी देखिए कवि ने हमें इस पद के अंतर्गत क्या बताया है। कवि ने हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि बहुत संघर्ष करने के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। बहुत सारी खून की नदियाँ बहने के बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्ति मिली है। बहुत सारे समाज सुधारकों ने, विचारवंतों ने अपने परिवार और कुटुंब को छोड़कर भारत देश को स्वतंत्र करने के पीछे अपना पूरा समय बिता दिया है। तो यह जो श्रृंखला हमारे यहाँ पर है भारत देश को स्वतंत्र रखने की, वह हमें अबाधित रखनी है। बड़े संघर्ष के बाद मिली आज़ादी के बाद भी अभी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ अपना ताल ठोक रही है। कवि क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं और वह अभी अपना दरवाज़ा खटखटा रही है।
हमारे देश पर अनेक देश की ओर से खतरे मंडरा रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा कि बहुत सारे देश आज भी हमारे देश पर राज्य करने के लिए तैयार है। वह संधि और चांस ढूंढ रहे हैं कि कब भारत हमारे कब्जे में आ जाएगा और कब हम उस पर राज करेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने हमें कमज़ोर करने के लिए कई प्रकार के जाल बिछाए थे। हमें जाति, धर्म और प्रांत के नाम पर अलग अलग बांटने का प्रयास भी उन्होंने किया था। यह हमारी प्रगति के लिए बहुत बड़ी रुकावट उन्होंने निर्माण करके रखी हुई थी। जातिवाद निर्माण करना, दंगे प्रसाद करना, धर्म पर लोगों को भड़काना, सीमा, अलग अलग राज्यों की सीमाओं पर लोगों में झगड़े लगाना, यह काम वह बहुत ही होशियारी से और आसानी से करते थे। इसलिए उन्होंने हमारे भारत देश को बहुत बार बांटने का प्रयास किया, लेकिन वह नाकामयाब हुए। ऐसा हमने नहीं होने दिया। यह हमारी प्रगति के लिए रुकावट बनते रहे थे। आज ब्रिटिश सरकार का सिंहासन उद्ध्वस्त हो गया है। क्या हो गया है? उनका सिंहासन हमने पूरी तरह से तोड़ दिया है। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं हैं। आज ब्रिटिश सरकार का सिंहासन उद्ध्वस्त हो गया है। लोगों में आक्रोश है। अगर हम सावधान न रहे तो हम आपस में ही लड़कर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या कहा है कवि ने कि हमें एक दूसरे के साथ एक भारतवासी दूसरे भारतवासी के साथ झगड़ना नहीं है। हम यदि झगड़ेंगे, लड़ेंगे, दंगे प्रसाद करेंगे तो उसका फ़ायदा अंग्रेज़ उठाएगा और वह अंग्रेज़ वापस हम पर राज्य करने की कोशिश करेगा। वह तो लगा हुआ है, उसकी एक आँख हमारी ओर ही खुली है कि कब हम उनके कब्जे में आ जाए। लोग आक्रोश कर रहे हैं। अगर हम सावधान न रहें तो हम आपस में ही लड़कर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ भारतवासियों ने झगड़ा नहीं करना है, दंगे प्रसाद नहीं करने हैं, एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। इसलिए इस हर्ष विषाद की घड़ी में अभी यह स्वतंत्रता प्राप्ति मिली है, बहुत आनंद के क्षण है, तो इस हर्ष विषाद की, आनंद की जो घड़ी है, इस घड़ी को हमें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय जिस प्रकार चांद की रोशनी अंधेरे में भी पथिक को रास्ता दिखाती है ना। अंधेरा छा जाता है लेकिन चांद अपनी छोटी सी उजाले में भी राही को रास्ता दिखाता है। रास्ते पर चलने वाले को वह मार्गदर्शक बन जाता है। तो उसी प्रकार अंधेरे में भी जिस प्रकार चांद अपनी रोशनी के द्वारा रास्ते पर चलने वाले पैसेंजर को रास्ता दिखाता है, ठीक उसी प्रकार हे पहरुए, तुम्हें भी सबको रास्ता दिखाना है। किसको पहरेदार कहा है कवि ने? यहाँ पर सिर्फ भारतीय सैनिक में भर्ती हुए लोगों को ही पहरेदार नहीं कहा है, तो भारत का हर एक नागरिक, हर एक बच्चा हमारे भारत देश का पहरेदार है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमें हमारे भारत देश को संभालना है। इसलिए हर एक मनुष्य भारतवासी जो है वह भारत की सीमाओं का, भूमि का पहरेदार है। इसलिए इस हर्ष विषाद की घड़ी में हमें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार चांद की रोशनी अंधेरे में भी पैसेंजर को रास्ता दिखाती है, ठीक उसी प्रकार हे पहरेदार, तुम्हें भी सबको रास्ता दिखाना है। अभी नेक्स्ट पद में देखिए कवि हमें क्या बता रहे हैं। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है।
किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जन गंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुएदार पहरुए सावधान रहना। अभी कवि ने लास्ट पद में हमें क्या कहा है कि ऊंची हुई मशाल हमारी मशाल ऊंची हो गई है, हम स्वतंत्र हो गए हैं, हमारी ऊंचाई बढ़ गई है। और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। हमारे सारे रास्ते अब और भी कठिन हो गए हैं, क्योंकि उन्हें संभालना है हमें। फिर से कोई भी गलत छाया हमारे ऊपर नहीं मंडरानी चाहिए, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना है। तो कवि ने हमें कहा है कि कवि का कहना है कि यह सही है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्ति मिल गई है, शत्रु सामने से चला गया है, शत्रु तो सामने से चला गया है, हमें स्वतंत्रता प्राप्ति मिल गई है, लेकिन पर पीछे से वह कौन सा खेल हमारे साथ खेलेगा उसका पता हमें नहीं है, उसका अंदाज़ा भी हमें नहीं है कि वह फिर से हमारे साथ कौन सा खेल खेल सकेगा। इससे बचने के लिए हमें पहले से भी और अधिक सतर्क रहना होगा। कवि ने क्या कहा है कि हमें फिर से जितने हम सतर्क थे उससे कई गुना अधिक हमें सतर्क रहना है। आंखों में तेल डालकर हमारी भारत भूमि का संरक्षण करना है। फिर से कोई चोट या आंच हमारे भारत भूमि पर नहीं आए, ऐसी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। तो शत्रु सामने से चला गया है, लेकिन वह हमारे पीठ पीछे कौन सा खेल खेलेगा और कब हमारे ऊपर कैसा वार करेगा यह हमें पता नहीं है। इससे बचने के लिए हमें पहले से भी और अधिक सतर्क रहना होगा। सालों सालों की जो गुलामी हमने सही है उसको हमें ऐसे ही दूसरे के हाथ में फिर से सौंपना नहीं है। सालों साल की गुलामी ने हमारे जन समुदाय को क्या किया है, अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर बहुत सारे दिनों तक, बहुत सारे सालों तक राज्य किया था। और वह राज्य करते करते उन्होंने क्या किया, हमारे भारतवासी लोगों का शोषण किया है। वह शोषण किस प्रकार का किया उन्होंने, शारीरिक पीड़ा सहने के लिए मजबूर किया, मानसिक छल कपट हमारे साथ करते आए, आर्थिक नुकसान हमारा करते आए, आर्थिक नुकसान हमारा होता आया है, और सांस्कृतिक भी उन्होंने हमें बहुत तकलीफ दी हुई है। हमारा सांस्कृतिक विकास भी उन्होंने नहीं होने दिया है। तो हमें चारों बातों से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, सभी ओर से उन्होंने हमें दुर्बल बना दिया, कमज़ोर बना दिया। तो अत्यंत दुर्बल और कमज़ोर उन्होंने हमें बना दिया था। ऐसे लग रहा था कि अब हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, हमारा अस्तित्व कहीं दिखाई नहीं देगा। इतनी बुरी अवस्था हमारे भारतवासियों की उन्होंने कर डाली थी। किंतु इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हमारे भारतवासियों के हर नागरिक का आत्मविश्वास बहुत बड़ा था। बहुत बड़े विश्वास के साथ हमने स्वतंत्र भूमि पर पैर रखा और हम आगे निकल चले। किंतु हमारा यह एक विश्वास है कि हमारे जीवन की एक नई शुरुआत हो गई है, यह सोचकर हमारा मनोबल और बढ़ जाता है। तब हमारे भारत भूमि पर जो सारे भारतवासी थे उन्होंने क्या सोचा कि ठीक है, इतने सालों तक उन्होंने हमारा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण किया है, लेकिन आज तो हम स्वतंत्र हो चुके हैं। खुली हवा में सांस लेने की ज़रूरत है, खुली हवा में सांस लेना है, और हमें जितना उन्होंने तकलीफ़ और पीड़ा दी हुई है उसे हमें मिटाना है। इसलिए हमारा मनोबल, हमारी शक्ति, हमारी ताकत, हमारी क्षमता हमको बढ़ानी है। यह कवि ने हमें समझाया है। जैसे समुद्र की लहरें क्या करती हैं,
समुद्र की लहरें एकजुट होकर समुद्र में ज्वार ला देती है। ज्वार ला देती है यानी क्या करती है? बहुत बड़े समुद्र को वह खौला देती है। तो हमें हमारे भारत देश को यदि शांतिपूर्ण रखना है तो यह छोटी छोटी बातों की ओर भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे समुद्र की लहर सारी लहरें एकजुट हो जाती है और जोर से समुंदर उसको किनारे पर फेंक देता है, फिर वापस वही सारा खौला हुआ पानी शांति से समुंदर में मिल जाता है। उसको वहीं पर उसका क्रोध आक्रोश उस पानी का मिट जाता है, होकर समुंदर में ज्वार ला देती है। हमें भी उन समुद्री लहरों की तरह ही एक साथ होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। समुंदर की लहरों की भांति हमें एक साथ एक होकर एकता से अनुशासन से हमें आगे बढ़ते रहना है। एक किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। हे पहरुए, उपर्युक्त कार्य के लिए तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा। कवि ने क्या कहा है आखिरी पद में कि हे पहरेदार, इतने सारे कार्य हमें करने हैं। हमारा शारीरिक मानसिक आर्थिक शोषण जो हुआ था उससे हमें छुटकारा प्राप्त करना है। नए जीवन की शुरुआत करनी है, नई सांस हमें लेनी है, नया जीवन जीना है और नया जीवन जीने के लिए हमें अपना मनोबल बढ़ाना है। इसलिए हमारा मनोबल किस तरह से बढ़ना चाहिए? समुंदर की लहरों की भांति बढ़ना चाहिए और एकजुट होकर एकता से, सामूहिक एकता से हमें आगे बढ़ना है। कभी भी वापस अभी पारतंत्र में हमें नहीं जाना है। इसलिए कवि ने कहा है कि भारत देश का हर एक नागरिक जो है वह पहरेदार है, सिपाही है और हर एक सिपाही का कर्तव्य है कि अपनी भारत भूमि की सीमाओं का संरक्षण करके सभी दूर खुशहाली छा जाए और रात को सुकून की शांति की नींद हर भारतवासी ले सके। इसलिए हे पहरेदार, दिन में हर एक व्यक्ति पहरेदार है, रात को सुकून की नींद सब लेते हैं। तो सीमा पर खड़ा हुआ जो सैनिक है उसे कवि ने आह्वान किया है कि तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा, कभी भी पीछे नहीं हटना है। इसलिए हमारी भारत भूमि ने बहुत सारे अन्याय अत्याचारों को सहा हुआ है। उसके बाद कई संत महंत विचारवंत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है हमारी भारत भूमि के लिए। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमें यह सारी बातें नहीं भूलनी चाहिए। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही अपने देश के प्रति प्रेम उजागर नहीं होना चाहिए हमारे मन में, तो हमारे मन में हर क्षण हर पल हम भारतवासी हैं और हमारा कर्तव्य है कि हमारी भारत भूमि का संरक्षण करें, खुली हवा में सब सांस ले सके। इसलिए हमें अपने भारत भूमि का संरक्षण करना ज़रूरी है। वह एक सिपाही की नहीं तो हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ऐसा कवि ने यहाँ पर हमें इस कविता के द्वारा समझाया हुआ है। तो कविता बहुत ही आसान और सरल थी, बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने हमें यहाँ पर समझाया हुआ है। तो इसके जो स्वाध्याय है वह हमें पूर्ण करना है। तो देखिए यहाँ पर जो कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, पहरुए यानी पहरेदार, पतवार यानी नाव खेने का साधन, अंबुदी यानी सागर समुद्र, प्रभंजन यानी आंधी तूफान, इंदु यानी चंद्रमा और दीप्तिमान यानी प्रकाशमान कांतिमान प्रभायुक्त। अभी यहाँ पर कवि ने कुछ स्वाध्याय हमें दिया हुआ है। आकलन के लिए उन्होंने कहा है कि संकल्पना स्पष्ट कीजिए, नए स्वर्ग का प्रथम चरण, विषम श्रृंखलाएं, युग बंदिनी हवाएं। तो हमें यह सारा स्वाध्याय जो है
लिखित समाज की वर्तमान स्थिति कैसी है, काव्य सौंदर्य आशय क्या है, ऊंची हुई मशाल हमारा घर है, युग बंदिनी हवाएं टूट रही प्रतिमाएं हैं। इसका आशय लेखन हमको करना है। आशय लेखन में हमारा क्या आएगा कि आज़ादी प्राप्त करने के बाद हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है, हमारा रास्ता और कठिन हो गया है। माना कि शत्रु चला गया है, लेकिन वह कब वापस हमारे पीठ पीछे राजकारण करके हमारे ऊपर प्रहार करेगा पता नहीं है। इसलिए कोई न कोई कूटनीति उसके मन में, मस्तिष्क में चल रही है। हमारा जन समुदाय इतने सालों की गुलामी से सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से कमज़ोर हो गया है। इसलिए मशाल अर्थात अपनी सतर्कता और अधिक बढ़ा देनी चाहिए। ऐसा आशय का, पहले आशय का उत्तर हमें लिखना है। युग बंदिनी हवाएं टूट रही प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर कवि ने बताया है कि आज़ादी प्राप्त करके देश की सभी सीमाओं को स्वतंत्र कर लिया है, वही ब्रिटिश सरकार अपनी पराजय से विफल है। वह हमारे देश की उन्नति के विरुद्ध कूटनीति भी कर रही होगी। देश को जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर कमज़ोर, अलग थलग करना जैसी समस्या देश में उत्पन्न हो रही है। तो इस तरह से काव्य सौंदर्य को देखना है। अभिव्यक्ति, देश की रक्षा मेरा कर्तव्य, इस पर अपना मत प्रकट करना है। देश के विकास में युवकों का योगदान, इस विषय पर अपना विचार लिखना है। और आखिरी में रसास्वादन करना है कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझाते हुए प्रस्तुत गीत का रसास्वादन कीजिए। अभी रसास्वादन करते समय आपको क्या क्या लिखना है? शीर्षक, कविता का शीर्षक क्या है? 15 अगस्त। रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। 15 अगस्त कविता कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखा एक गीत है। उनकी केंद्रीय कल्पना क्या है? तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में चारों ओर उल्लास छाया है और साथ ही इस स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए सावधान एवं सतर्क रहना जरूरी है। यह आह्वान भी कवि ने किया है। चौथा मुद्दा क्या आएगा रसास्वादन का? रस और अलंकार। कविता में वीर रस की निष्पत्ति के साथ साथ लयात्मकता का सुंदर प्रयोग हर अंतरे में हमें स्पष्ट झलकता है। जैसे छोर, हिलोर, डोर, कोर जैसे शब्दों का प्रयोग हो, या दिशाएं, हवाएं, सीमाएं, प्रतिमाएं, या फिर डगर, डर, घर, अमर जैसे शब्दों के प्रयोग से गेयता साध्य हुई है। पर हुए सावधान रहना मुखड़ा हर अंतरे के बाद आया हुआ है। प्रतीक विधान क्या है? देशवासियों को देश के पहरेदार बनकर सावधान रहने की बात कवि कह रहे हैं। और कवि की कल्पना क्या है? कवि ने स्वतंत्रता को स्वर्ग का प्रथम चरण माना है और अनेकों लक्ष्य पाने की कल्पना की है। यहाँ पर प्रस्तुत आपके पसंदीदा पंक्तियाँ कौन सी हैं वह आपको देनी है और उन पंक्तियों को आपको क्यों पसंद आई है उसका कारण भी वहाँ पर देना है। अभी साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, यहाँ पर कवि ने क्या बताया हुआ है? गिरिजा कुमार माथुर जी के काव्य संग्रह, जो कि पहले ही कवि ने यहाँ पर हमें कवि का परिचय बताने के बाद जो साहित्यिक कृति बताई हुई थी उसमें बताया था, धूप के दान मैं वक्त के हूँ सामने, यह उनके काव्य संग्रह है। तार सप्तक के 2 कवियों के नाम बताइए। हमारे पास सभी कवियों के नाम है, 7 कवियों के, प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, यह सारे जो है तार सप्तक के कवि हैं। तो यहाँ पर हमारी कविता पूर्ण होती है। आप सबको यह कविता समझ में आ चुकी होगी। आसान से शब्द है
लेकिन बहुत ही अर्थपूर्ण है, हमारी जिम्मेदारी कर्तव्य निभाने की कवि ने हमें प्रेरणा दी हुई है। और इसी हिसाब से हमें हर समय हर क्षण अपने कर्तव्य निभाते निभाते हमें हमारी भारत भूमि का भी कर्तव्य निभाना है, यह कवि ने यहाँ पर बताया है। संभालना है, उसका संरक्षण करना है, एकता बनाए रखनी है और अनुशासन भी अपने आप पर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कविता पूर्ण होती है। थैंक यू सो मच।